बरसात का महीना शुरू हो चुका था। बानी अपने छोटे से घर की बालकनी में बैठी थी, जहां उसका पति महेश और उनका छोटा बेटा मोहन भी थे। तीनों मिलकर गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों का मजा ले रहे थे। वहीं दूसरी ओर गरीब घराने में भोला, उसकी पत्नी गौरा और उनकी छोटी बेटी अशोक सुंदरी किसी तरह भीगने से खुद को बचा रहे थे। हम आज पनीर की सब्जी बनाएं माँ। मेरा तो बहुत मन कर रहा है पनीर की सब्जी खाने का। बारिश भी हो रही है तो मज़ा दुगना हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा बेटा। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पनीर की सब्जी और रोटियां खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। ठीक है बेटा, मैं अभी जाकर सब्जी मंडी से ताज़ा पनीर और मसाले ले आती हूँ। कुछ और चाहिए तो बता देना। हाँ माँ, साथ में थोड़े मटर भी ले आना। मटर पनीर की सब्जी और भी टेस्टी लगती है। और अगर हरा धनिया मिल जाए तो वो भी ले आना। ऊपर से डालेंगे तो खुशबू और भी अच्छी आएगी। ठीक है महाराज, आप बस रोटियां सेकना सीख लो, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। भोला, बारिश तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। लगता है अब पूरी रात ऐसे ही चलेगी। मैं सोच रही हूँ कि आज रात को हम रोटी और पानी से ही गुजारा कर लें। हाँ गौरा, हालात तो ऐसे ही हैं, लेकिन क्या करें, घर में तो कुछ भी नहीं बचा। कोई बात नहीं भोला, जैसे तैसे दिन तो काट ही रहे हैं। पर एक बात कहूँ, घर में आटा तक नहीं है। अब बच्ची को क्या खिलाएं? हाँ, यही तो सोच रहा हूँ। अशोक सुंदरी कब से भूखी बैठी है। उसकी चिंता तुम मत करो भोला, मैं अभी जाकर आटा लेकर आती हूँ, चाहे जितनी भी बारिश हो रही हो। गौरा आटा लेने के लिए चली जाती है तो दुकान पर बानी भी खड़ी होती है सामान लेने के लिए। अरे बानी बहन, आपने क्यों आने की तकलीफ की? बस एक बार बता देती, मैं खुद ही सामान लेकर आपके घर पहुंचा देता। नहीं नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं, मैं तो खुद ही आना चाहती थी। सोचा आज बारिश भी हो रही है, थोड़ा टहल लूँगी, मौसम का मज़ा भी ले लूँगी। हाँ, ये तो सही बात है। वैसे भी ऐसी रिमझिम बारिश में बाहर घूमना अपने आप में एक सुकून होता है। और आपने बताया नहीं क्या खास बन रहा है आज? आज तो सोचा है शाम को पनीर की सब्जी बनाऊं। बच्चों का बहुत मन कर रहा था और बारिश में गर्मा गर्म पनीर और रोटी का मज़ा ही कुछ और है। बहुत अच्छा किया बहन जी। सच कहूँ तो बारिश होती ही है ऐसे लजीज पकवानों और सुकून भरे पलों के लिए। और आप जैसे पुराने और भरोसेमंद ग्राहक जब आते हैं तो दिल सच पे खुश हो जाता है। मेरी दुकान की रौनक आप लोगों से ही तो है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हमेशा सामान अच्छा देते हैं, ताज़ा सब्जी हो या मसाले, भरोसा बना हुआ है, तभी तो बार बार यही आती हूँ। तभी गौरा भी आ जाती है दुकान पर। अरे गौरा, फिर से तुम? अभी तो पिछली बार के पैसे भी नहीं दिए थे और अब फिर से उधार लेने आ गई क्या? नहीं भाई साहब, आज मैं उधार नहीं मांग रही हूँ। घर में आटा खत्म हो चुका है, बच्ची ने सुबह से कुछ खाया नहीं, मैं पैसे लेकर आई हूँ, सच में। बानी जो पास खड़ी है, दुकानदार की तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ। देखो भाई साहब, औरत अपनी इज्जत बचाकर खुद पैसे देने आई है, उसे ताना क्यों मार रहे हो? बानी बहन, आप नहीं जानती इन जैसे लोगों को, बस आफ्ते के भरोसे जीते हैं और जब उधारी की बात आती है तो नजरें चुराने लगते हैं। इनकी गलती नहीं है बानी बहन, यह तो खुद को बहुत इज्जतदार समझते हैं। लेकिन सच कहूँ तो इन जैसे गरीबों को खाने का हक भी नहीं होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है गरीब होना कोई गुनाह है? हम मेहनत करते हैं, झुकते नहीं। तकलीफें ज़रूर है, लेकिन आत्मसम्मान अभी भी जिंदा है। ऊपर वाले से डरो, उसके दर पर सब बराबर है। उसकी नज़र में ना अमीर बड़ा है ना गरीब। अगर उसने कभी तुम्हारी हालत इन जैसी कर दी तब तुम क्या बोलोगी? ऐसा कभी नहीं होगा बानी बहन, हम खानदानी मालदार हैं। ऊपर वाले ने हमें दिया है और देता रहेगा। हमारे भाग्य ऐसे नहीं होते। दोनों अपना सामान लेकर चली जाती हैं। गौरा, इतनी देर क्यों हो गई आने में? क्या कोई बात हो गई थी रास्ते में? नहीं भोला, रास्ते में तो सब ठीक था, लेकिन घर लौटते वक्त देखा कि हमारी रसोई पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। सारा चूल्हा, लकड़ी, बर्तन सब गीले हो गए हैं। अब वहाँ रोटी बनाना मुश्किल है। क्या रसोई में पानी भर गया? अब हम खाना कैसे बनाएंगे? अशोक सुंदरी तो कब से भूखी बैठी है। तुम चिंता मत करो भोला, मैं साइड वाले कोने में जहाँ भी सूखा है वहीं चूल्हा जलाकर रोटी बना दूंगी। वहाँ पर थोड़ी सी जगह तो सूखी है, उसी में काम चल जाएगा। ठीक है गौरा,
तुम जल्दी से रोटी बना दो, सच में बहुत तेज भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं। हाँ भोला, मैं अभी चूल्हा लगाती हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन गरम रोटी तैयार कर दूंगी। आंसू सुंदरी को भी खिला देना, उसका पेट सबसे पहले भरना चाहिए। जहाँ एक ओर गौरा और भोला ने मजबूरी में पानी से रोटी खाई, वहाँ उनके चेहरे पर थकान और चिंता साफ नजर आ रही थी। वहीं दूसरी ओर बानी और महेश अपने साफ सुथरे घर की बालकनी में बैठकर गर्मा गर्म पनीर की सब्जी और ताज़े परांठों का लुत्फ उठा रहे थे। भोला, अब तुम्हें कोई काम देख ही लेना चाहिए। देखो, घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है और ऊपर से बारिश भी थम चुकी है। अब तो हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो गौरा, मैं भी यही सोच रहा था। अब और देर करना ठीक नहीं होगा। तुम आज ही जाकर महेश भाई से बात कर लो, वो अच्छे इंसान हैं, शायद तुम्हें अपने पास किसी काम पर रख लें। भोला महेश के पास जाता है काम मांगने के लिए। महेश भाई नमस्ते, माफ़ कीजिएगा, अचानक आ गया। दरअसल बात यह है कि अब मेरे पास कोई काम नहीं बचा है, घर में खाने को भी कुछ नहीं है, बच्चे भूखे सो रहे हैं। अगर आप मुझे कोई भी काम दे दें, छोटा बड़ा जैसा भी हो, तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अरे भोला, मुझे तेरी हालत का अंदाज़ा है। तू मेहनती आदमी है, इस बात में कोई शक नहीं। दिल तो है मेरा कि तुझे अपने पास काम पे रख लूं, लेकिन एक बात है। क्या बात है महेश भाई? अगर कोई दिक्कत है तो मैं उसका भी हल निकाल लूँगा। देख भोला, तुझे तो पता ही है मेरी पत्नी कैसी है। उसे गरीब लोगों से न जाने क्यों परहेज है। वो अक्सर ताना देती है, बात बात पर लड़ाई कर बैठती है। अगर उसने देख लिया कि तू मेरे साथ काम कर रहा है तो घर में रोज़ झगड़े होंगे। महेश भाई, ऐसा मत कहिए, मैं चुपचाप काम करूँगा, कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। आप जैसा कहेंगे वैसा करूँगा, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं तुझे मना नहीं करना चाहता भोला, लेकिन मैं घर की शांति भी नहीं बिगाड़ सकता। काम देने का मतलब है रोज़ का टकराव, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी पत्नी से रोज़ लड़ाई हो। इसलिए तू कहीं और देख ले, मुझे माफ़ कर। भोला चुपचाप वहां से अपने घर आ गया। भोला, क्या हुआ? महेश भाई ने तुम्हें काम पर रखा कि नहीं? नहीं गौरा, उन्होंने साफ मना कर दिया। बोले कि उनकी पत्नी गरीब लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। कहने लगे कि वो कभी नहीं चाहेंगी कि मैं उनके पास काम करूं। ये तो बहुत ही गलत बात है मोहन। किसी की गरीबी उसकी मेहनत और ईमानदारी से बड़ी कैसे हो सकती है? ऐसे लोग कभी किसी का भला नहीं कर सकते। मैं भी यही सोचता हूँ गौरा, लेकिन चिंता मत करो। गांव में जो नए सेठ जी आए हैं, उन्होंने अभी अपनी फैक्ट्री शुरू की है। सोच रहा हूँ कि कल जाकर उनसे मिलूं, क्या पता मुझे वहीं काम मिल जाए। और वैसे भी मुझे हिसाब किताब का काम बहुत अच्छे से आता है, मैंने कई सालों तक यही काम किया है। हाँ हाँ भोला, बिल्कुल, तुम जाकर सेठ जी से बात करो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे अनुभव को वो जरूर पहचानेंगे और तुम्हारी मेहनत को भी। ठीक है गौरा, मैं सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाऊंगा और सीधे फैक्ट्री चला जाऊंगा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। सुबह भोला सीधा सेठ जी की फैक्ट्री जाता है काम मांगने के लिए। सेठ जी प्रणाम, मेरा नाम भोला है। मैंने सुना है कि आपकी फैक्ट्री में कामकाज देखने वाले की कमी है। क्या आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख सकते हैं? हाँ भाई, कामकाज देखने वाले की तो ज़रूरत है, लेकिन मैं ऐसा आदमी चाहता हूँ जो ईमानदारी से फैक्ट्री का पूरा जिम्मा उठा सके। कोई ऐसा जो इस फैक्ट्री को आगे बढ़ा सके। तुमने पहले कहाँ काम किया है? सेठ जी, मैंने कई सालों तक एक बड़े व्यापारी के यहाँ हिसाब किताब, माल का लेखा जोखा और स्टाफ की देखरेख का काम किया है। कॉन्फिडेंट, मैं इस काम में निपुण हूँ और पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता हूँ। बस आप एक मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ, लेकिन एक बात साफ समझ लो, अगर तुम्हारा काम मुझे पसंद नहीं आया या ज़रा भी लापरवाही दिखाई तो मैं तुम्हें तुरंत हटा दूंगा। मेरे यहाँ कोई बहाना नहीं चलता।
जी सेठ जी, आप मुझे रख लीजिए। मैं दिल लगाकर काम करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आप मेरे काम से खुश रहें। बस मुझे एक मौका दीजिए। ठीक है, कल सुबह से काम पर आ जाना। और हाँ, वक्त की पाबंदी सबसे जरूरी है। अब भोला अपनी पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ काम में जुट जाता है। देखते ही देखते फैक्ट्री में काम की रफ्तार तेज हो जाती है। पुराने ग्राहक वापस आने लगते हैं और नए ऑर्डर भी लगातार बढ़ते हैं। कुछ ही महीनों में फैक्ट्री की तरक्की दिन दुगनी और रात चौगुनी होने लगती है। वहीं दूसरी ओर गांव में हाल ही में खुली नई फैक्ट्री ने महेश के पुराने धंधे को बुरी तरह से प्रभावित करना शुरू कर दिया था। महेश बेचैन रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके कारोबार में इतनी गिरावट। अरे भोला, जब से तुम फैक्ट्री में आए हो, काम तो जैसे डबल हो गया है। हर चीज समय पर होती है, सफाई हो या हिसाब, सब कुछ एकदम दुरुस्त। मैं तुम्हारी लगन और अदा से बहुत खुश हूं। सेठ जी, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे जब आपने इतना बड़ा जिम्मा सौंपा तो मेरा धर्म बनता है कि मैं फैक्ट्री को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की पर ले जाऊं। लेकिन भोला, एक बात अब तक मेरी समझ से बाहर है। तुम्हारे अंदर इतना हुनर है, इतनी समझदारी है, फिर इससे पहले किसी ने तुम्हें काम पर क्यों नहीं रखा? सेठ जी, बात यह है कि मैं गरीब हूं। लोगों की सोच यही रहती है कि जिसके पास अच्छे कपड़े नहीं, जो पढ़ा लिखा नहीं, दिखता वो क्या काम करेगा। उन्हें लगता है कि मैं कुछ बिगाड़ दूंगा, फैक्ट्री का नुकसान कर दूंगा। बस इसी वजह से कई बार बिना मौका दिए ही मुझे ठुकरा दिया गया। यह तो बहुत ही गलत बात है भोला। तुम जैसे लोग ही असली रीढ़ होते हैं किसी कारोबार की। गरीबों के हाथ में ही असली ताकत होती है। वो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और बिना किसी लालच के दिल से जुड़ जाते हैं। आपका ये विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है सेठ जी। बस आप यूं ही मुझ पर भरोसा बनाए रखिए। मैं अपनी मेहनत से आपकी उम्मीद कभी टूटने नहीं दूंगा। महेश, क्या हुआ? तुम अब कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगे हो। ये सब मेरी ही गलती है बानी। जब भोला हमारे पास काम मांगने आया था तो अगर मैं उसे रख लेता तो आज हमारी फैक्ट्री किसी और मुकाम पर होती। लेकिन मैंने उसे सिर्फ उसके हालात देखकर ठुकरा दिया, ये सोचकर कि वो एक गरीब है और कुछ कर नहीं पाएगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो महेश? वो गरीब इतनी जल्दी फैक्ट्री को आगे कैसे बढ़ा सकता है? वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। बानी, फैक्ट्री चलाने के लिए सिर्फ डिग्री, अमीरी नहीं चाहिए होती। भोला में जो लगन, ईमानदारी और मेहनत है वो आज के पढ़े लिखे लोगों में भी नहीं मिलती। वो दिन रात एक करके काम कर रहा है। उसी की वजह से उसकी फैक्ट्री की तरक्की हमारी फैक्ट्री से कहीं ज्यादा हो गई है। पर क्या सच में लोग उसके पास से ज्यादा माल ले रहे हैं? हाँ, लोग उसकी ईमानदारी पर भरोसा करते हैं। वो ना तो मिलावट करता है, ना ही किसी से झूठ बोलता है। ग्राहक वहीं जाता है जहां उसे इज्जत और अच्छा सामान मिले, और भोला यही दे रहा है। तो अब क्या करोगे तुम? अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। अगर भोला से माफी मांगनी पड़ी तो वो भी करूंगा। शायद वही मुझे फिर से इस हालत से बाहर निकालने में मदद कर सके। महेश, मुझे लगता है अब इस घर में भी रुकना हमारे लिए ठीक नहीं है। हर रोज जमीन कांपती है, दीवारों में दरारें बढ़ती जा रही हैं। कहीं ऐसा न हो कि अगली बार भूकंप आए और ये घर गिर जाए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बानी। ये घर अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं रहा। हमें जल्द से जल्द इसे खाली करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो ये एक घर था महेश, और जितने भी पैसे थे वो सब हमने इसी में लगा दिए। अब तो हमारा कुछ भी नहीं बचा, और तुम्हारा काम भी तो चला गया। बानी, मैंने बहुत सोचा है। अब हालात ऐसे हैं कि हमें भोला से मदद मांगनी ही पड़ेगी। हाँ, मैं जानता हूं हमने उस वक्त गलती की थी, लेकिन भोला दिल का बुरा नहीं है। शायद वो हमारी हालत देखकर हमारी मदद करने को तैयार हो। भोला से? लेकिन महेश, हमने तो कभी उसकी मदद नहीं की। जब उसे जरूरत थी तब हमने उसका साथ नहीं दिया। क्या वो हमारी मदद करेगा? तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी अपने पैसों का घमंड नहीं दिखना चाहिए। ऊपर वाला कब किसको किस हालत में ला दे, कोई पता नहीं।